नमस्कार दोस्तों। ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस यानी कि एआईपीसी के इस विशेष मंच से मैं मेहुल आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम संवाद की ओर आगे बढ़े इससे पहले एक छोटी सी 2 मिनट की भूमिका में एआईपीसी के बारे में और ये जो कल्चरल वर्टिकल जो हम इनिशिएट कर रहे हैं उसके बारे में दो चीजें मैं बता दूं। जैसे कि आज से करीबन 5-6 साल पहले डॉक्टर शशि थरूर ने ये परिकल्पना की थी कि हमारे जो देश के विभिन्न जो क्षेत्र है उसके जो प्रोफेशनल्स है, जैसे कि डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है और काफी और भी फील्ड्स है, तो वो लोग भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। उनकी भी एक सोच है अपने देश के बारे में, लेकिन चूंकि एक अवधारणा बनी हुई है राजनीति के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, तो वो इससे जुड़ना नहीं चाहते। तो उन्हीं के लिए एक प्लेटफॉर्म उन्होंने ये शुरू किया था एआईपीसी। और फिर विगत दिनों में हमारी डॉक्टर थरूर से बात हो रही थी, तो फिर ये भी हमें एक ज़रूरत महसूस हुई कि जो आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, फिर पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स है, तो वो भी एक अपनी बात रख पाए, उसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। तो उसी के अंतर्गत ये कल्चरल वर्टिकल शुरू किया गया है और उसी के शुरुआत की ये श्रृंखला है जिसके हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और उसमें अगेन ये जो सद्भावना के साथी, तो ये सोच कहाँ से आई? तो जैसे कि हम सब देख रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ महीनों से एक के बाद एक लगातार ऐसी घटनाएं देश के अंदर पैदा की जा रही है, ऐसी सिचुएशंस कि जिसके कारण एक माहौल खराब हो रहा है पूरे देश में और लोगों के बीच एक ऐसा उन्माद का एक वातावरण क्रिएट किया गया है और जैसे वैमनस्य पूरा फैलाया जा रहा है। तो उसके अगेंस्ट में हम पीस और हार्मनी की बात करें और देश के जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स है, राइटर्स है, फिल्म मेकर्स है, वो भी अपनी बात रखे इस जो पूरी घटनाक्रम चल रहा है देश के अंदर। तो वही एक प्रयास है ये, और सद्भावना के साथ ही उसकी एक शुरुआत है। तो आज हम बहुत मैं प्रसन्न हूँ कि हमारे साथ अ, अशोक कुमार पांडे जी जुड़ने वाले हैं आज। अशोक जी, मैं एआईपीसी की तरफ स्वागत करता हूं। और के बारे में अगर थोड़ा बताऊं मैं, तो वो हिंदी के जाने माने कवि है, लेखक है और कश्मीर के इतिहास के बारे में वो काफी उनका अध्ययन है और उनकी ही इज अ काइंड ऑफ अथॉरिटी ऑन कश्मीर। सो वो भी हम, और विगत दिनों में इनकी जो एक पुस्तक जो काफी चर्चा में रही है, कश्मीर और कश्मीरी पंडित, जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये भी पुस्तक काफी चर्चा में है आजकल। तो हम कश्मीर पे जाए उससे पहले अशोक जी, अ, जैसे कि हम दोनों कविता से जुड़े हुए आदमी हैं बेसिकली, तो कविता से रिलेटेड एक बात से मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि हम पिछले कुछ दिनों में वर्तमान पत्रों में ये हमारे ध्यान में आया कि सीबीएसई करिकुलम से ये फैज अहमद फैज की नज़में वो हटाई गई, फिर मुगल पीरियड का जो कुछ हिस्ट्री है वो हटाई गई। तो एक शायर की कलम से ये सत्ता पे आरूढ़ जो लोग हैं वो इतना क्यों डरते हैं? फैज अहमद फैज की कविता से इनको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, तानाशाह हमेशा डरता है। तानाशाह हमेशा कविता से डरता है। मतलब मजेदार बात यह है कि फैज अहमद फैज की कविताओं पर इसके पहले पाकिस्तान में भी बैन लगाया गया था। तो आप राइट। सोचिए कि एक शायर हमारे पास है जो पाकिस्तान में, जिससे पाकिस्तान की तानाशाही को भी जिससे दिक्कत होती है, हिंदुस्तान की तानाशाही को भी दिक्कत होती है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जब रशिया में कम्युनिज्म आया, जब लेनिन का शासन आया, तो जो शिक्षा पद्धति पूरी थी उससे धर्म को गायब कर दिया गया। मतलब धर्म के नाम पर ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ बुरा लिखा गया, लेकिन धर्म की बात ही बंद हो गई। जितनी भी धार्मिक चीजें थी सब खत्म कर दी गई। उसके बावजूद अगर आप राहुल सांकृत्यायन का उस जमाने का संस्मरण पढ़ें या बाकी सारी चीजें पढ़ें, तो समझ में यह आता है कि धर्म जीवन से समाप्त नहीं हुआ था। लोग गिरजों में फिर भी जा रहे थे, लोग फिर भी सारा कुछ मना रहे थे, चाहे वो जो भी क्रिश्चियन त्योहार उनके थे, 25 दिसंबर का त्योहार हो, बड़े दिन का, या बाकी सब मना रहे थे। ऐसे ही ईरान में जब शाह थे तो उन्होंने क्या किया एक समय में कि सारे चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया। इस्लामिक जितनी प्रैक्टिसेस थी, बुर्के से लेके बाकी चद्दर ओढ़ने, इन सारी चीजों पर एकदम प्रतिबंध लगा दिया। तो ऐसा ये सब करके उनको क्या लगा था कि शायद ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ऐसा नहीं हुआ। ईरान में आप जानते हैं कि मतलब और ज्यादा प्रतिक्रियात्मक तरीके से लौट के आया। रशिया में आप जानते हैं कि रिलीजन लौट के आया, जब
तानाशाही वामपंथ जब कमजोर हुआ, वहां पे शासन सत्ता कमजोर हुई, तो रिलीजन अपने तरीके से लौट के आया। तो ये जो हटा देने का मामला होता है, मिटा देने का मामला होता है, ये तानाशाह इस गलत फहमी में करता है कि शायद इससे वो चीज खत्म हो जाए। क्या मुगलों का इतिहास खत्म हो जाएगा? अगर मान लीजिए सीबीएसई के किताब से मुगलों का इतिहास निकाल दिया गया, तो क्या ये तथ्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा कि हिंदुस्तान में एक जमाने में मुगलों का शासन था? नहीं होगा। यहां नहीं पढ़ेंगे, कहीं और से पढ़ेंगे। मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूं, और यूपी बोर्ड के किसी भी कोर्स में फैज अहमद फैज की कोई नज्म नहीं थी। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि मुझे फैज अहमद फैज से मेरा परिचय ही नहीं हुआ। मुझे पहुंचना था फैज अहमद फैज के पास, तो मैं पहुंच गया, सैकड़ों नज़में पढ़ी, उनकी किताबें पढ़ी, उनको पसंद करता हूँ। ऐसे तमाम सारे शायर हैं, ऐसे तमाम सारे पोएट्स हैं जिनको मैंने किसी सिलेबस में नहीं पढ़ा था, लेकिन मैं पहुंच गया। तो ये एक तरीका, ये एक कोशिश तानाशाहों की हमेशा होती है कि चीजों को मिटा दें। उनको बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि सिलेबस से मिटा देंगे या उसके बारे में दुष्प्रचार करेंगे तो वो खत्म हो जाए। लेकिन मनुष्य की जिजीविषा अदम्य होती है। जिस चीज को पढ़ने से उसको रोकेंगे ना, वो और पढ़ना चाहेगा। हो सकता था कि हाई स्कूल में सीबीएसई के कोर्स में मुगलों के बारे में पढ़ के वो छात्र कहता कि ठीक है, पढ़ तो लिया, जान लिया। अब जब वो नहीं पढ़ेगा तो वो किताबें ढूंढ के पढ़ेगा जो आप चाहते हैं उसके पास बिल्कुल नहीं पहुंचे। वो हरबंस मुखिया को ढूंढ के पढ़ेगा, वो दूसरी किताबें पढ़ेगा, लेकिन वो ज्ञान तो, जिसको जो ज्ञान के पास तक जाना चाहेगा उसके पास ज्ञान तो जाएगा। और जिसको नहीं जाना है, सिलेबस में लगा दीजिए तो भी नहीं पढ़ेगा, एग्जाम पास करने का फिर भी भूल जाएगा। तो ये एक मतलब, आप अपने इतिहास से इतना डरते क्यों? हिंदुस्तान का जो सैकड़ों वर्षों का इतिहास है उसमें सब है। उसमें मुगल भी है, उसमें गुप्त वंश भी है, उसमें बाकी सारी चीजें भी है। वो एक कंटिन्यूटी में चला है जिससे हमारा हिंदुस्तान बना है। उसमें से बीच बीच में से आप कुछ निकाल के जोड़ देना चाहेंगे उसकी जगह पे कुछ और, तो वो बदरंग हो जाएगा। नींव की ईंटें जो हमारी होती हैं, उसमें से बीच में से 4 ईंटें निकाल के आप समझेंगे नींव मजबूत रह जाए, तो ऐसा नहीं होगा। या आपकी गलतफहमी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो तो इमारत को कमजोर कर दी। तो ये जो हिंदुस्तान नाम की हमारी इमारत है, भारत नाम की हमारी इमारत है, उसके इतिहास को ही नहीं, वर्तमान को भी कमजोर करने का काम करेगी, जिस तरह का काम ये हो रहा है। सही बात है। और अशोक जी, जैसे ये बात आप बता रहे हैं, तो ये कंसर्न एक्चुअली इसलिए था, मैं भी सोच रहा था, जैसे कि पिछले कुछ दिनों में मतलब एक गांधी के ऊपर परिसंवाद था जहाँ पे मेरी फिल्म की स्क्रीनिंग हुई, और फिर मैं लॉ के स्टूडेंट से, मतलब एक भारत का काफी नामी एक इंस्टीट्यूट है, और उसके लॉ के स्टूडेंट से हमारा एक संवाद हो रहा था। तो उसमें जब उनके सवाल जो आ रहे थे, तो मतलब मैं काफी आश्चर्यचकित हुआ कि वो जो सवाल जो पूछ रहे थे, वो बेसिकली उनको तो बेसिक भी काफी चीजें नहीं पता थी इंडियन हिस्ट्री के बारे में, लेकिन वो सवाल क्या पूछ रहे थे कि सरदार वर्सेस नेहरू, गांधी वर्सेस सुभाष। तो ये चीज इसलिए थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि आपने बात तो सही बताई कि जिसको पढ़ना है वो जाके पढ़ लेगा कहीं पे, लेकिन जो अपनी जो ये पूरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला रखी है जो लोगों ने आजकल, तो उसके लिए आज का जो यूथ है वो तो वो बुक्स तक जाएगा नहीं। तो वो इसी को हिस्ट्री बना के या इसकी ही इंप्रेशन लेके पूरा वो देखिए, जो क्रिएट। आप जिनकी बात कर रहे हैं, उन्होंने तो वही इतिहास पढ़ा है जो स्कूलों में पढ़ाया गया है। और उस समय तो इनकी सरकार नहीं थी, उस समय तो उनको अलग तरह का इतिहास पढ़ाया गया है जिसमें ये सब कुछ नहीं था। तो वो पढ़ने के बावजूद वो यहाँ पहुंच गए। आप ये देखिए कि उन्होंने तो सीबीएसई में फैज को पढ़ा है, उन्होंने मुगल को पढ़ा है, वो सब पढ़ा है, उसके बावजूद वो यहाँ पहुंच गए। यही बात तो मैं कहना चाह रहा था कि जिसको जहां पहुंचना होगा पहुंच जाएगा। हिस्ट्री से एमए लोग फालतू बातें कर रहे हैं, जो प्रोफेसर बने हुए हैं, जिन्होंने सारा हिस्ट्री पढ़ा है, वो इस तरह की फालतू बातें करते हैं, अनैतिहासिक बातें करते हैं। अब बहुत मजेदार किस्सा है, मुझसे भी कहीं पूछा गया था सरदार पटेल और सुभाष को लेकर। मैंने कहा भाई, सरदार पटेल ने तो सुभाष के ऊपर मुकदमा किया था बाकायदा संपत्ति के लिए। त्रिपुरी कांग्रेस में अगर सुभाष के खिलाफ कोई अभियान चला रहा था, उसको कोई लीड कर रहा था, तो सरदार पटेल लीड कर रहे थे। सुभाष लगातार कांग्रेस के भीतर के दक्षिणपंथी धड़े पे हमला कर रहे थे, और कांग्रेस के भीतर जो दक्षिणपंथी धड़ा था वो कौन था, उसके लीडर कौन थे? उसके लीडर तो सरदार पटेल थे। तब आप ये सोच के देखिए कि मतलब ये पूरा खेल ऐसा बनाया गया। तो आप ये देखिए कि मतलब जो पूरा का पूरा ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे तमाशा शुरू हुआ, उस तमाशे में लॉजिक के लिए तो कोई जगह ही नहीं है, तर्क के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। और इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में वो बच्चे नहीं फंस रहे हैं जिनके कोर्स से आपने हटाया गया। वो अभी वो कैसे होंगे वो तो बाद में देखा जाएगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पूरे खेल में फंसे हुए लोग तो वो हैं
जिनको पुराना पहले इतिहास जो था वो पढ़ाया गया, जो पहले सिलेबस में था, कोर्स में था, और वो सारा कुछ पढ़ने के बावजूद लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फंस रहे हैं। तो ये सिर्फ शिक्षा व्यवस्था का मामला नहीं है, ये दरअसल एक मानसिकता का पूरा मामला है, जो मुस्लिम द्वेष से पैदा होती है। और मुस्लिम द्वेष वाली जो मानसिकता होती है, उसमें कुछ हीरोज बनाए जाते हैं, कुछ विलन बनाए जाते हैं, बिना इतिहास को जाने हुए, बिना इतिहास को समझे हुए, बिना इस बात को जाने हुए या इस बात को जानते हुए भी कि कांग्रेस के अंदर अगर सुभाष बाबू का सबसे बड़ा कोई विरोधी था तो वो सरदार पटेल थे। सरदार पटेल और सुभाष को हीरो बना दिया जाता है और नेहरू को विलन बना दिया जाता है। तो ये तो एक अलग तरह का ही मामला है, जिसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। आप कुछ भी इतिहास पढ़ा लीजिए, लोग इसमें फंस रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। सही बात है। और इवन आप जो बात बता रहे हैं, उसका जिसको जाना है वो तो चला ही जाएगा उस और जैसे एक चीज जो विगत दिनों पे हमने भी देखी कि जैसे कोई भी बाहर से कोई राष्ट्राध्यक्ष इधर आता है, तो वो वैसे पहले तो उनको ले जाना पड़ता है महात्मा के स्थान पर, साबरमती के संत के वहां पे। और ये दोनों चीजें जो भारत की जो एक पहचान है, जिस तरीके से, जैसे एक तो महात्मा गांधी और अगर मॉन्यूमेंट देखे तो ताजमहल, और दिक्कत उनको दोनों से वैसे तो, लेकिन उसके बिना उनका गुजारा भी नहीं है। तो एक भाई तरीके से उनकी प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने तो कुछ बनवाया नहीं है। एग्जैक्टली, वो उनकी जहां कोई से अपनी हिस्ट्री नहीं है। परंपरा जोड़ते हैं, उन्होंने कुछ नहीं बनवाया है, उनके राइट। पास कोई हीरो नहीं। तो इसलिए उनको डर लगता है। देखिए क्या होता है कि क्यों ये सारा कुछ विलिफिकेशन होता है। एक तो मैंने बताया मुस्लिम द्वेष वाला मामला, दूसरा यह है कि चूंकि आपके पास कोई हीरो नहीं है, आजादी की लड़ाई के दौरान का आपका जो पूरा इतिहास है वो बेहद धब्बेदार है, जिसमें आपने कभी भी आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया और क्या क्या किया उस पर विस्तार से तो हम लोग जाते ही रहते हैं। तो जो वाकई हीरो थे, उनके चरित्र पर आप कूड़ा फेंकने लगते हो ताकि आप पूरे के पूरे मूवमेंट को ही बदनाम कर दो। आप कोई गांधी और नेहरू को सिर्फ बदनाम नहीं कर रहे हो, आप बेसिकली पूरी आजादी की लड़ाई के मूवमेंट को बदनाम कर रहे हो, ताकि ये साबित कर सको कि हम उसमें नहीं गए तो अच्छा ही था। जबकि हकीकत यह है कि आप अपने डर की वजह से उसमें नहीं गए, अपने स्वार्थ की वजह से आप आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुए। राइट, राइट। और अशोक जी, एक एक चीज जो मेरे जहन में थी, जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप इतिहास के इतने विशेषज्ञ हैं, कि एक चीज जो मैंने नोटिस की है कि ये गांधी को अपने तरीके से इन लोगों ने अप्रोप्रिएट कर दिया खाली स्वच्छता के लिए, फिर अंबेडकर को भी इन्होंने समहाउ अप्रोप्रिएट करने का ट्राई किया, लेकिन एक एक लौते नेहरू है क्योंकि जिनको ये लोग अप्रोप्रिएट नहीं कर पा रहे, उनके लिबरल जो थॉट्स हो, तो अगेन जैसे आप बोल रहे हैं, उनका विलनिफिकेशन पूरा स्टार्ट कर दिया है। तो नेहरू में ऐसी क्या चीज थी कि जिनको ये नहीं, आप अप्रोप्रिएट कर नहीं देखो, पा रहे? आपको ये लग रहा है कि गांधी का अप्रोप्रिएशन हुआ है। गांधी का अप्रोप्रिएशन नहीं हुआ। अगर अप्रोप्रिएशन होता तो उनको जो गालियां दी जाती हैं वो बंद हो जाती, उनको सफाई के एक आइकन के रूप में बना दिया जाता और उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता, उनको कोई गाली नहीं दी जाती। लेकिन एक तरफ सफाई का आइकन बनाया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ उनको लगातार गालियां भी जारी हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी का चरित्र हनन होता है तो गांधी और नेहरू दोनों का होता है, ऐसा नहीं केवल नेहरू का होता है। नहीं, तो वो अप्रोप्रिएशन नहीं है, वो मजबूरी है, क्योंकि वर्ड, जैसा कि आपने कहा कि दुनिया में जो हिंदुस्तान की पहचान है उसमें बापू का एक योगदान है। गांधी से जोड़ के हिंदुस्तान की पहचान, हिंदुस्तान से जोड़ के गांधी की पहचान। तो आप अगर वहां से विलीफाई कर दोगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपको एक प्रतीक चाहिए कि दुनिया को आप दिखा सको कि नहीं, हम गांधी को जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना। सही बात बाकी तो विलीफाई उनको भी कर रहे हैं और नेहरू को भी विलीफाई कर रहे हैं, बराबर विलीफाई कर रहे हैं। राइट, सही। जबकि गांधी का अप्रोप्रिएशन देखिए, गांधी भक्त थे अपने आप में। उनकी सुबह प्रार्थना से शुरू होती थी, रात उनकी जो है भजन से खत्म होती थी, लेकिन उस वाले रूप को अप्रोप्रिएट नहीं करते हैं, क्योंकि उस रूप को अप्रोप्रिएट करते ही जो असल प्रॉब्लम है कि हिंदू के सामने ये हिंदुत्व को खड़ा करना चाहते हैं, जहां एक हिंदू धर्म की पूरी संस्कृति है जो लोगों को साथ लेकर चलने वाली है, उसके खिलाफ सावरकर की हिंदुत्व की पॉलिटिक्स। हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक राजनीति है। उस राजनीति का सीधा मतलब यह है कि हिंदुओं के वोट पे सरकार बनाओ। इसके अलावा हिंदुत्व कुछ खास नहीं है, अगर आप उसमें जाएंगे डिटेल में। राइट। तो हिंदुत्व की जो पूरी हिटलरवादी राजनीति है, उसको एक तरफ आप सेलिब्रेट करते हो, एक तरफ गांधी की फोटो आप लगाते हो इंटरनेशनल जो ऑडियंस है उसको दिखाने के लिए। कोई बाहर से डिग्नेटरी आता है, उसको लेके राजघाट जाते हो, तो परंपरा है, वो खुद भी जाना चाहते हैं क्योंकि गांधी का सम्मान दुनिया भर में, तो वो मजबूरी आपकी हो जाती है। सही बात। बाकी चाहे नेहरू हो चाहे गांधी हो, दोनों में से किसी को ये अप्रोप्रिएट ना कर पाए ना कर पाएंगे, क्योंकि बेसिक्स ही गड़बड़ है। आज ही सुबह ट्विटर पे मैंने एक स्टेटस गांधी का वॉल्यूम पढ़ रहा था, मैं ऐसे ही पढ़ता रहता हूँ कभी भी कहीं से उठा के,
तो गांधी का एक वॉल्यूम पढ़ रहा था, पहले ही पन्ने पे मिला कि जहां उन्होंने लिखा है कि मैं ईसा मसीह को सबसे महान नहीं मानता, ना मैं कृष्ण को, मैं किसी एक को सबसे महान नहीं मानता हूँ, सब अपने अपने रूप में महान। और आगे वो कहते हैं कि एक धर्म से प्यार करने के लिए बाकियों से नफरत करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो बेसिक ही जहां यहाँ से शुरू होता है वहां कहाँ अप्रोप्रिएट कर पाएंगे? यहाँ तो इनकी सारी राजनीति नफरत पे आधारित है। तो उसको गांधी का अप्रोप्रिएशन मत कहिए। कई लोग कहते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, गांधी का अप्रोप्रिएशन नहीं है, वो इमेज ऑफ गांधी का यूज है बस। उनको कहीं ना कहीं यूज करना था, सिर्फ सफाई एक जगह मिली जहां वो यूज करता है, और वहां भी सड़क की सफाई उनके दिमाग में रही, आत्मा की सफाई वो भूल गए, मन की सफाई भूल गए। तो ये बेसिकली लेजिटिमाइट करना चाह रहे हैं, अप्रोप्रिएशन नहीं है, राइट? जो हाँ, इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए कुछ तो चाहिए ना। सही बात है। और अशोक जी, मीनवाइल हम आपकी पुस्तक पे आते हैं, ये कश्मीर और कश्मीरी पंडित। तो एक जो आप उसके बारे में काफी आपने चर्चा और उसके ऊपर बात कर चुके हैं आप। तो एक मैं इसके ऊपर तो काफी बातें हो सकती है और ये तो बड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं एक मुद्दे की बात आपको कहना चाहूंगा कि जो विगत दिनों में जो ये प्रोपोगेंडा फिल्म आई और जिसने जो पूरा बवाल क्रिएट किया, उसके बाद जो आप तो डटकर खड़े रहे, आपने बेबाक तरीके से अपनी राय रखी जहां तक आप पहुंच सकते थे अपने रिसोर्सेज के थ्रू। तो लेकिन एक क्वेश्चन है कि आफ्टर दिस फिल्म आप क्या देखते हैं, ये जो कश्मीरी पंडित का जो घर वापसी है वो कितनी डिफिकल्ट हो चुकी है, जो पूरा माहौल खराब कर नहीं, दिया घर है? वापसी इज नॉट अ मुद्दा, वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। घर वापसी आरएसएस के लिए, बीजेपी के लिए, या जिसने वो फिल्म बनाई उसके लिए कोई मुद्दा नहीं। इवन उस फिल्म को बहुत सारे जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए भी घर वापसी कोई मुद्दा नहीं। सारा खेल जो है कश्मीर के नाम पर बाकी देश में पोलराइजेशन करने और नफरत फैलाने का। मैं 50 जगह ये बात कह चुका हूं कि कश्मीर के अंदर 5,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित रहते हैं, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोई काम नहीं हो रहा, कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए कोई काम नहीं हो रहा। और ये सारा कुछ जो नफरत फैलाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि नफरत बाकी हिंदुस्तान में ही फैलती है, नफरत तो कश्मीर में भी फैलती है। उसके बाद घर वापसी का रास्ता और मुश्किल होता है। घर वापसी के लिए क्या जरूरी है? आप लाख बातें कर लें, हम यहाँ पे लाख भाषण दे दें, फिल्में बनाने, सब कुछ कर लें, लेकिन घर वापसी का मतलब तो उन लोगों के साथ जाके रहना है ना जो कश्मीर में रह रहे हैं। सही बात। तो उनके साथ अगर अच्छे रिश्ते नहीं होंगे तो कैसे रह सकते हैं? तो घर वापसी की तो कोई कोशिश है नहीं, घर वापसी इनका मुद्दा ही नहीं है। वो तो सिर्फ वही गांधी का जैसे वो फोटो लगा देते हैं वैसे ही वो आवरण है। तो कश्मीरी पंडित को तो कश्मीरी पंडित के कॉज को तो इसने नुकसान किया है बेसिकली। बिल्कुल, सारा खेल कश्मीर के मुद्दे का उपयोग करके बाकी देश में नफरत फैलाने का, पोलराइजेशन का। और ये और आप अगर क्रोनोलॉजी भी हम देखें तो ये पिछले कुछ महीनों से लगातार, मतलब ये जो जैसे 2024 नजदीक आ रहा है, तो वैसे ये मुझे लग रहा है ये फोर्थ गियर में पूरा इनका प्रोसेस आ गया है। और अभी जैसे हिजाब का हुआ, जो कि बाकी सारी जगहों पे फेल्योर है। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो रुपया अपने लोवेस्ट लेवल पे जा चुका है। राइट। इकोनॉमी का जो हाल है वो आप देख ही रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट का जो हाल है आप देख ही रहे हैं, दुनिया भर में जो डेवलपमेंट के इंडेक्सेस बन रहे हैं उसमें हिंदुस्तान को कहाँ रखा जा रहा है आप देख ही रहे हैं। अब हालत यह है कि डेवलपिंग नेशन से हम लेस डेवलप्ड नेशन में आ गए, उसके नीचे कहाँ जाएंगे पता नहीं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आप देख ही रहे हैं। कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम सर उठा के कह सकें कि हमने कुछ बेहतर किया है। और बीजेपी ने खुद को पूरी तरह से जो है वो चुनाव जीतने की मशीन में तब्दील कर लिया है। अब आपके अपने गुजरात में इलेक्शंस हैं, महाराष्ट्र में इलेक्शन होना है, मध्य प्रदेश में इलेक्शन होना है, जयपुर में इलेक्शन होना है। तो भाई जब कुछ नहीं है तो यही सारे मुद्दे तो होंगे ना। तो पूरा डिस्कोर्स जो चेंज हो गया है, राइट। तो डेवलपमेंट से हटकर पूरा जो डिस्कोर्स है, ये लाउड स्पीकर और ये बुलडोजर, आपने बहुत अच्छा, मैंने आपका एक वीडियो देखा था हमारे दर्शक के लिए कि अशोक जी का एक बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल है अशोक कुमार पांडे, और वहां पे वो द क्रेडिबल हिस्ट्री करके ये सारी चीजें रखते हैं। तो उसके अंदर एक आपने जो वर्ड यूज किया था अशोक जी, बुलडोजर रिपब्लिक, जो पूरा अभी कन्वर्ट हो गया है हमारा इंडिया जो बुलडोजर रिपब्लिक में, तो पूरा डिस्कोर्स से ध्यान हट गया है उन लोगों का। और अभी क्या है, आप देखिए ना कि जो लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कल बुलडोजर उनके घर पे भी आ सकता है। जब जनता अपना ही शोषण सेलिब्रेट करने लगे तो सत्ता के लिए उससे अच्छा क्या हो सकता है? आप इसी बात पे खुश हो कि कुछ लोगों का घर गिर गया। आप ये सोच ही नहीं पा रहे हो कि आपके घर की दाल रोटी कितनी महंगी हो गई, आटा जैसी चीज इतनी महंगी हो गई, 36 रुपए पहुंच गई, नींबू 50 रुपए का मिल रहा है। अगर आप ये सोच ही नहीं पा रहे हो और आप इस बात से खुश हो कि चलो हमारे साथ कुछ भी हो जाए, बगल वाले का घर तो गिर गया,
फिर आपका विनाश कौन रोक सकता है? पहले हम उस वीडियो में मैंने कहा था कि पहले हम बनाना रिपब्लिक कहते थे, जब संस्थाएं ठीक से काम करना बंद कर देती थी। अब कंडीशन ये है कि संस्थाएं बुलडोजर चलवा रही है। चुना हुआ मुख्यमंत्री कहता है बुलडोजर चलवा दूंगा, न कोर्ट होता है, न केस होता है, फैसला आने से पहले ही बुलडोजर चल जाता है। और इसी के साथ साथ जो आपके खिलाफ बोलने वाले हैं उनके ऊपर भी बुलडोजर चल रहा है, उनके विचारों पे भी बुलडोजर चल रहा है। ये बुलडोजर तंत्र में हम बदल चुके हैं बेसिकली। राइट। और इसके साथ अगर देखें तो ये, अगर मैं गुजरात की बात करूं तो जो सारे गांधीयन इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि गुजरात विद्यापीठ है, या फिर साबरमती तो रीडेवलपमेंट में ही चला गया पूरा आश्रम, तो उसकी सैंक्टिटी पूरी खत्म हो जाएगी। और एक चीज है नवजीवन जो पब्लिकेशन है, जो पूरा उनका अभी जो गांधी जी का लिटरेचर फैलाने का पूरा मोटो ही चेंज हो गया है, उनका पूरा जो एम है। तो हर तरीके से ये इंस्टीट्यूशंस को भी उसके ऊपर भी हावी हो जाना है, और हर तरीके से। तो अशोक जी, इस संवाद के, आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे थे संस्थाओं के नष्ट होने की। राइट। मेरा बहुत स्पष्ट तौर पे मानना है कि सरकारी संस्थाओं से काम नहीं चलने वाला। मेरा मानना है कि स्वतंत्र संस्थाएं बनानी पड़ेंगी, जिसमें लोग अपना कैरियर बनाने और नौकरी करने नहीं, बल्कि विचार से जुड़ाव के कारण है। मैं ये नहीं कह रहा हूं पैसे नहीं कमाए, मुफ्त में कोई जिंदगी भर काम नहीं कर सकता, लेकिन विचारों के प्रति कम से कम समझदारी है। मैं बहुत दुखी मन से आपसे एक बात कहना चाहता हूँ गांधीवादी संस्थाओं के बारे में। मुझसे अक्सर लोग नाराज रहते हैं कि 1947 के बाद गांधीवादी संस्थाओं का जो भूमिका है गांधी की मृत्यु के बाद, उसको मैं बहुत सकारात्मक रूप में नहीं देख पाता। कारण क्या है कि वो धीरे धीरे पूरी तरह से सरकार के ऊपर डिपेंडेंट होती गई। भाई गांधी ने जितना काम किया जीवन में, सरकार से एक पैसा नहीं लिया, जनता से पैसा लिया। सरकार पर डिपेंडेंट होकर नहीं किया, जनता पर डिपेंडेंट होकर किया। और जहां उनको लगा काम खत्म हो गया, संस्थाएं बंद भी कर दी। कितने आश्रम उन्होंने बंद कर दिए। उसको किसी सिर पे ढो के चलने वाली चीज की तरह नहीं चलाया। उसमें लगातार बदलाव करते रहे, जनता से जुड़ाव करते रहे और जनता के आंदोलनों में भागीदारी करते रहे। हमारी गांधीवादी संस्थाएं जितनी थी, ज्यादातर गांधीवादी संस्थाएं वो मरा हुआ हाथी बन चुकी है, जो एक कदम चलने में लाचार है। सरकारी सहायता का उनका है, सरकारी सहायता साल की आ जाए और उसके भरोसे तनख्वाहें बढ़ती रहें, कुछ विदेश यात्राएं हो जाए और कुछ बापू के नाम पे थोड़ा बहुत जो हो जाए। ऐसी संस्थाओं की जिंदगी लंबी नहीं हो सकती। सरकारें बदलेंगी, इन संस्थाओं को जाना पड़ेगा। संस्थाएं ऐसी होनी चाहिए जो, पहली बात तो ये कि एक विचारधारा पर आधारित हो, दूसरी बात उनको चलाने वाले जो लोग हों उन विचारधाराओं से जुड़े हों, वाकई जुड़े हों, और तीसरी बात एक्टिव संस्थाएं हों जो लगातार जनता के संघर्षों में, जनता के मामलों पर, जनता के मुद्दों पर बोले, जनता के साथ जुड़ाव बनाए। जब तक ये नहीं होगा तब तक कैसे चलेंगी संस्थाएं? सरकारी संस्थाओं की तरह संस्थाएं नहीं चल सकती। आप सही बात बोल रहे हैं। और मुझे ये अनुदान के आधार पर जो भी संस्था चलेगी मेहुल, तो अनुदान देने वाला बदल जाएगा तो उस संस्था को बदलना पड़ेगा। सही बात है। और लेकिन जनता से जुड़ाव के आधार पर, जनता के सहयोग के आधार पर जो संस्थाएं चलेंगी, हम आप क्यों नहीं बदलते हैं? क्योंकि अपनी रोटी हम खुद कमाते हैं मेहनत करके। सरकार कल कांग्रेस की आ जाए और मुझे लगे कि आलोचना करना है तो मैं करूंगा आलोचना, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने उनके सामने कभी कटोरा नहीं फैलाया। लेकिन जिसके सामने आप कटोरा फैला के खड़े हैं हर साल, हर महीने, हर क्षण, उसके खिलाफ आप कितना बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। इसलिए मुझे तो लगता है कि बहुत लोग कह रहे हैं ये बुरा समय है, मुझे लगता है कि इस मामले में तो ये अच्छा समय है कि नई संस्थाएं, नए तरीके के लोगों को जोड़ने की जरूरत है, नई संस्थाएं खड़ा करने की जरूरत है, और एक ये समझने की जरूरत है कि गांधी आज के परिप्रेक्ष्य में गांधीवाद क्या है। देखिए, अभी एक गांधीवादी मित्र से बात चल रही थी तो मैंने मजाक में कहा कि आपने मोरालिटी छोड़ दी, मोडालिटीज अपना ली। मतलब आप धोती पहन लेंगे, कुर्ता पहन लेंगे, सर पर टोपी लगा लेंगे, आप मीट नहीं खाएंगे, आप कहेंगे मैं शराब नहीं पीता हूँ, सादा जीवन की आप बात कर लेंगे। ये सब मोडालिटीज हैं। ये गांधीवाद सिर्फ नहीं है, ये गांधीवाद का जो पूरा वैचारिक प्रोसेस है उससे निकल के आई हुई चीजें। हो सकता है कि अंग्रेजों के राज में जो गांधी लंगोटी में घूम रहे थे, अगर वो आजाद हिंदुस्तान में होते तो हो सकता था पूरा कुर्ता पजामा पहनने लगते हो। सही बात है। वो जनता से, जब जनता नंगी थी तो वो भी नंगे हुए। तो ये मृतप्राय संस्थाएं हैं, और गांधीयन भी आप सही बोल रहे हैं, वो उसी ढर्रे में अटके हुए हैं और जनता से उनका बिल्कुल जुड़ाव नहीं। ज्यादातर गांधीयन की क्या स्थिति है कि धर्म को बहुत ज्यादा महत्व देना है उनको। राइट। गांधी भी धर्म को बहुत महत्व देते थे, लेकिन उसके साथ जनता के संघर्ष को भी उतना ही महत्व देते थे। नोआखली पहुंच गए, कोई तीर्थ यात्रा करने नहीं पहुंचे थे।
नोआखली में बहुसंख्यक मुसलमानों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया था, बलात्कार किया था महिलाओं का, तो बिना कुछ सोचे वो वहां पहुंच गए, गांव गांव गए, एक एक आदमी से मिले। ये गांधी के काम करने का तरीका था। गांधी केवल बैठ के भजन नहीं कर रहे थे। गांधी का मतलब देखिए, गांधी का मतलब अगर इस सरकार ने सफाई बना दिया है तो इसके पहले राम भजन बना के रखा गया था, रामधुन रखा गया था। गांधी की बात आते ही रामधुन बजना शुरू हो जाता था। उसके आगे गांधी केवल रामधुन थे। वो तो 1 घंटे की प्रार्थना सभा होती थी ना, उसके अलावा क्या करते थे गांधी? गांधी सुबह 3-4 बजे उठते थे और रात को 12 बजे सोते थे। उसमें 2 घंटे प्रार्थना को दिए, बाकी 10 घंटे क्या करते थे वो तो सोचिए आप। सही बात। कैसे वो नोआखली पहुंच जाते थे, कैसे बिहार के गांव में पहुंच गए, कैसे हर संघर्ष के चक्र में पहुंच जाते थे। जनता उनके पीछे रामधुन के चलते नहीं आती थी, जनता उनके पीछे उस संघर्ष के चलते आती थी। आपने संघर्ष को माइनस कर दिया क्योंकि सरकार से पैसा ले रहे थे, संघर्ष किसके खिलाफ आप करते, सही और बात। रामधुन को आपने गांधीवाद बना दिया। राइट। तो जब ये ग्रांट के ऊपर ही जब ये लोग पूरे टिके हुए हैं तो उनकी ऑटोनॉमी खत्म हो गई है बेसिकली, और वो अपनी जगह अपने अपना अस्तित्व बचाने के उसी चक्कर में पड़े रहते हैं और लोगों से उनका पूरा कोई वो ताल्लुकात नहीं कैरियर रहता। बन गया, वो कैरियर बन गया। करियर ओरिएंटेड हो गया है। सही बात है। तो अशोक जी, अभी ये संवाद के अंत भाग में हम पहुंच गए, तो अगर इस माहौल में आप क्या देख रहे हैं, द वे फॉरवर्ड, इसको कैसे इसमें सुधार लाया जाए, या एक हर एक इंडिविजुअल सिटीजन के और तौर पे हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर बदलाव लाने के लिए, पॉजिटिव चीज, अगर आप उस नोट पे देखिए, हम स्थितियां खत्म करना। स्थितियां कोई ऐसी नहीं है कि बहुत सकारात्मक सकारात्मक बातें मैं करूं। स्थितियां बुरी हैं। पूरा लोकतंत्र एक अजीबोगरीब खतरे में है, और आप देख रहे हैं संविधान बदलने की कभी बात होती है, कभी कोई बात होती है, कभी कोई बात होती है। तो स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। इस बात को पहले तो स्वीकार करना पड़ेगा। जब हम कई बार स्वीकार नहीं करते हैं तो हम उससे लड़ने के लिए तैयारी भी नहीं कर पाते, और ये लड़ाई लंबी चलेगी। मैं अक्सर कहता हूं कि मान लीजिए ये सरकार चली भी गई 2-5 साल में, तो ये जो विचार फैल गया है, जो जहर फैल गया है लोगों में, जैसे आप बता रहे थे हिस्ट्री को लेके और बाकी सारी चीजें, ये कोई चुनाव हारने जीतने पे नहीं जुड़ा हुआ। ये पूरे की पूरी हमारी सामाजिक, मैं गुजरात में रहा हूँ काफी टाइम तक, लगभग 7-8 साल में गुजरात में रहा हूँ, और मैं जानता हूं कि उस समय भी ये जहर गांव में, शहरों में दिखाई दे रहा था। ऐसा नहीं कि नहीं दिखाई दे रहा था, इस रूप में सामने थोड़ा बाद में आया। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि जिसका वैचारिक वर्चस्व समाज में होगा, उसी का राजनीतिक वर्चस्व भी आगे पीछे होना तय है। तो ये समय वो है जब समाज के भीतर धंस के वैचारिक संघर्ष करने की जरूरत है। अकेला पड़ जाने के डर को छोड़ के, मार दिए जाने के डर को छोड़ के, इररिलेवेंट हो जाने के डर को छोड़ के, बहुत बार ये भी डर होता है कि यार लोग ये बात सुनेंगे ही नहीं, मैं अकेला पड़ जाऊंगा, कोई पूछेगा ही नहीं, कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाएगा, फेस्टिवल, ये सब डर छोड़ना पड़ेगा। गांधी ने ये सब डर छोड़े थे। अगर आपको लगता है आपकी बात सही है तो आप अकेले भी उस बात को कहना जरूरी है। और दूसरा जो मैं हमेशा ही कहता हूं कि जो अपनी तरह के लोग हैं, जो अपना कबीला है, जो गांधी के रास्ते पे चलना चाहते हैं, जो नेहरू को सही समझते हैं, इस कबीले को बड़ा करने की जरूरत है, बिना किसी कॉम्प्लेक्स के। मैं ही उसका नायक बनूं, ये कॉम्प्लेक्स हमें छोड़ना पड़ेगा। कई बार हमें पीछे भी जाके कबीले में शामिल हो जाना होता है। और आखिरी बात ये कि ये लड़ाई हर जगह है, इतिहास में है, सिनेमा में है, साहित्य में है, राजनीति में है, गांव में है, शहर में है, कस्बे में है, सोशल मीडिया पर है। कोई लड़ाई छोटी नहीं। तो जहां जो कर सकता है, हर आदमी सब कुछ नहीं कर सकता। मैं शायद चुनाव ना लड़ सकता, मेरे पास शायद वो क्षमता नहीं है कि मैं चुनाव लड़ सकता हूँ, लेकिन हो सकता है चुनाव लड़ने के पास वो क्षमता नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। तो हम दोनों जब मिलके कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो काम पूरा होगा। तो ऐसे सारे लोगों को एक साथ जुड़ने की जरूरत है, और जुड़ने का मतलब ये नहीं कि एक संगठन बना के ही जुड़ जाए। एक मोरल सपोर्ट का, एक साथ खड़े होने के भाव का बहुत ज्यादा भाव की बहुत जरूरत है। तीसरी और आखिरी बात कि डर के आवाज बदलने की जरूरत नहीं। आवाज बदलने में सिर्फ इतना नहीं होता कि अपना विचार आप बदल दें। आप थोड़ा धीमे बोलने लगते हैं, आपको लगता है अरे यार प्रो मुस्लिम होने का आरोप लग जाएगा। इन डरों को हटाना पड़ेगा, जो आरोप लगना हो लगे। खुल के जो आपको सच लगता है उसको बोलना पड़ेगा, बहसों में उतरना पड़ेगा, और जनता में धंसना भी पड़ेगा। सही बात। तो सब कुछ करना पड़ेगा। कोई एक काम करके, कोई एक जादू की छड़ी नहीं, सब कुछ, हर फील्ड में आपको हस्तक्षेप। अच्छा लगा कि प्रोफेशनल कांग्रेस ने इंटेलेक्चुअल से भी बात करने की और उनसे भी जुड़ने की सोची। ऐसे ही हर हर काम आपको करना पड़ेगा, कोई काम दूसरे का आज का नहीं है। आपने यूट्यूब की बात की,
मतलब मैं आपको बताऊं कि जहां मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसी कमरे के एक कोने में मैं वीडियो बनाता हूँ, इसी मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ, खुद एडिट करता हूँ। तो मैं ये नहीं कह सकता कि यार मैं तो लेखक हूँ, मेरी किताबें हजारों में बिकती हैं तो ये मेरा काम नहीं है। सब काम मेरा। सही बात। गांधी के कोई काम छोटा नहीं था, गांधी ने सब कुछ किया। गांधी से सबसे बड़ी अगर कोई चीज सीखने की बात है तो काम को छोटा बड़ा नहीं मानना, हर काम करना। जहां उनको लगा लिख के हस्तक्षेप करना है, लिख किया। उनको लगा अखबार निकालना है, अखबार लगा। उनको लगा मार्च निकालना है, मार्च निकाला। उनको लगा लाठी खाना है, लाठी खाई। जो काम करना, जो काम हो सकता था सब काम उन्होंने किया। तो आज इस घमंड से, इस गर्व से बाहर निकलने की जरूरत है कि साहब मेरे पास 10,000 किताबें हैं, मेरी किताबें तो हजारों में बिकती हैं, तो ये वाला काम है, ये भी मेरा काम है। जब मैंने यूट्यूब बनाना शुरू किया, कई लोगों ने यूट्यूबर कहना शुरू कर दिया मुझे। मैं कह लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं क्या हूं ये इतिहास मुझे याद करेगा या नहीं याद करेगा। इतिहास कहाँ याद करता है। आज आज जो मेरी जिम्मेदारी है वो मुझे पूरी करनी पड़ेगी। और मेरी जिम्मेदारी जहां जहां जो जो मैं अपनी सबकी बात कर रहा हूं कि हम जो जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। कल चुनाव लड़ना पड़े तो मैं चुनाव लड़ने को भी तैयार हूं, क्योंकि समय ऐसा है। अशोक जी, और ये निराशा के समय में, मतलब आप सही बात कर रहे हैं, इतना निराशा फैली हुई है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं हर एक स्तर पे हमें अपनी सीमाओं का उल्लंघन करके सच्चाई के लिए डटकर खड़े रहना है, लोगों को सपोर्ट करना है जो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। तो हमारे ये संवाद से मुझे यही, इसका अगर कोई निष्कर्ष हम निकाले तो यही है कि हमें डट कर खड़ा रहना है, चाहे कितनी भी दिक्कतें आए। आज और फैज को याद कर लीजिए, आज बाजार में पाबजौला चलो। बिल्कुल ठीक है ना। वो एक शेर मैं अक्सर याद करता हूँ, कैब भोपाली साहब का शायद है कि पीछे बंधे हैं हाथ मगर तय है सफर, किससे कहूं कि पांव का कांटा निकाल दे। क्या तो बात। इन हालात में भी सफर का सपना आप नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल, सफ़र जारी रहेगा। और अशोक जी, आप अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाल के हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और ये बिल्कुल, संवाद जारी आगे भी रहेगा। कभी आपको जरूरत लगे तो बिल्कुल याद कीजिए, मैं हूँ यहाँ। जी, जी, धन्यवाद। धन्यवाद अशोक। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।